द विलेज स्कूल मास्टर, रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये पोइम एक हिस्सा है एक बड़ी सी पोइम का, और उस बड़ी पोइम का नाम है द डेजर्टेड विलेज। वो जो पोइम है द डेजर्टेड विलेज, उसमें एक गांव का वर्णन किया है कवि ने। उस गांव का नाम है ओबर्न, जो गांव अब डेजर्टेड हो गया है। डेजर्टेड होने का मतलब, डेजर्टेड होने का मतलब सुनसान हो गया। डेजर्ट के दो मतलब होते हैं, रेगिस्तान भी होता है, और वर्ब के रूप में जब डेजर्ट यूज़ करते हैं तो किसी को अकेला छोड़ देना, कि उसने मुझे डेजर्ट कर दिया। अब उसने मुझे डेजर्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान बना दिया मुझे, इसका मतलब मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे छोड़ के चला गया। डेजर्ट करना मतलब किसी को छोड़ देना। तो डेजर्टेड विलेज वो विलेज जिसको लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि इस समय शहरीकरण बढ़ गया था। वो लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों की ओर चले गए, तो गांव कुछ ऐसे थे जो सुनसान हो गए। तो कवि को देख करके बड़ा दुख हुआ, ओबर्न विलेज को देख करके। और ओबर्न विलेज से काल्पनिक विलेज है, लगभग हर विलेज की कहानी उस समय यही थी कि गांव जो थे लोग छोड़ के जा रहे थे गाँवों को, गांव सुनने हो रहे थे। तो उसने गांव का बहुत ही अच्छा चित्रण किया उस कविता में, कि कितना प्यारा गांव था, कितनी खुशहाली थी, कैसे लोग यहाँ पे एंजॉय करते थे। उस गांव की हालत अब क्या हो गई है, सारे घर सुनने हो गए हैं। तो उसी पोइम के अंदर एक विलेज स्कूल मास्टर का जिक्र आता है, जिससे वो पढ़ा होता है। ये जो कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ है, उससे पढ़ा हुआ था। तो उस बड़ी सी पोइम के अंदर उस गांव के मास्टर का जिक्र करता है, क्योंकि वो पोइम बहुत बड़ी है द डेजर्टेड विलेज, तो अपने सिलेबस में रख नहीं सकते, वो इतना पढ़ नहीं पाएंगे। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया। उस स्कूल मास्टर के बारे में उसने क्या बताया। तो हर व्यक्ति को अपने मास्टर प्रिय होते हैं ना, जिनसे वो बचपन में पढ़ा होता है 5वीं 6वीं तक। तो कुछ हर मास्टर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। कुछ बड़े खूंखार होते हैं, कुछ बड़े प्यारे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सभी की अलग अलग खासियत होती है जो हमें याद रहती है अंत तक, जीवन के अंत तक। जो हमारे कुछ फेवरेट टीचर होते हैं वो फेवरेट रहते हैं, पूरी उम्र फेवरेट रहते हैं। हम उनको याद करते हैं तो खुश होते हैं याद कर करके, क्या दिन थे वो भी, है ना, वो टीचर ऐसे था, ये टीचर ऐसे था। तो इसी तरह से ये जो पोइट है उसी टीचर को याद कर रहा है कि क्या क्या उसकी खासियत थी। तो शुरू करते हैं अपने पढ़ने। और ये जो पोइम है ये लिखी गई है हेरोइक कपलेट में। आपको हेरोइक कपलेट बताया हुआ है मैंने, क्या होता है हेरोइक कपलेट। आप याद करना शुरू करोगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे समझने से नहीं हुआ। आज फिर समझ तो लोगे आप, पर जब तक उसको अच्छे से लर्न नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे। तो नेचुरल है भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हेरोइक कपलेट वो होते हैं दो लाइनों का एक जोड़ा होता है जो आपस में राइम करते हैं, और आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं। आयाम्बिक पेंटामीटर फिर बता दो मुझे, 6ठी 7वीं बार बताऊंगा। 10 सिलेबल होते हैं, और पैटर्न क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह से। इसलिए उसको पेंटामीटर कहते हैं, क्योंकि 2 सिलेबल के 5 जोड़े होते हैं, 2 सिलेबल के 5 होते हैं कपल, तो वो पेंटामीटर बने। इसमें आप देखोगे हेरोइक कपलेट है, यानी हर 2 लाइनों की राइम मिल रही है। जैसे पहली में वे, फिर गे, रूल, स्कूल, व्यू, न्यू, ट्रेस, फेस, ग्ली, ही, सब में मिलेगी आपको। तो ये इस समय जब ओलिवर गोल्डस्मिथ लिखता था ना, ये नियो क्लासिकल पीरियड था। हमने पढ़ा है नियो क्लासिकल पीरियड में क्या था, हेरोइक कपलेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया कोई पोइट्स ने। तो इस समय की जितनी भी पोइट्री है ज़्यादातर हमें हेरोइक कपलेट में मिलेगी, इसी तरह के स्ट्रक्चर में मिलेगी है। ओके, आगे पढ़ते हैं अपने। फर्स्ट लाइन, बिसाइड योन स्ट्रैगलिंग फेंस दैट स्कर्ट्स द वे। तो एक फेंस की बात कर रहा है। फेंस क्या होती है? फेंस होती है सीमा। हमारे घर के चारों ओर हम एक बाउंड्री बना देते हैं, 4 दीवारी बनाते हैं। खेत के चारों ओर भी बाड़ लगाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फेंस। तो वो एक फेंस की ओर इशारा करके बता रहा है। योन का मतलब वो उधर, बिसाइड योन स्ट्रैगलिंग फेंस। और वो फेंस कैसी है? स्ट्रैगलिंग है। स्ट्रैगलिंग का मतलब सीधी नहीं है, यूं 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 टेढ़ी मेढ़ी है। तो वो जो फेंस दिख रही है, स्ट्रैगलिंग फेंस दैट स्कर्ट्स द वे, जो रास्ते के चारों ओर है, रास्ते के बीच में आती है, जो विद ब्लॉसम्ड फर्स अनप्रॉफिटेबली गे। और वो जो फेंस बनी हुई है वो फर्ज फूलों की है,
फर्ज का मतलब ए बुश ऑफ येलो फ्लावर। फर्ज एक पीले फूल हैं, उनका नाम, एक झाड़ी है पीले फूलों की, तो उससे बनाई गई है फेंस। फेंस ईंटों की नहीं है। फेंस किसकी है? एक झाड़ी से। हम झाड़ी से बनाते हैं ना, पार्कों में बन होती, एक 4 दीवारी से बन जाती है, वो हरे हरे पौधे होते हैं। हाँ, वहाँ पे भी इसी तरह की एक फेंस बनी हुई थी जो अनप्रॉफिटेबली गे थे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चमकीले थे। अनप्रॉफिटेबली मतलब जिसका कोई फ़ायदा ना हो, और गे का मतलब वैसे तो होता है खुश, लेकिन यहाँ आया चमक के लिए, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चमकीले थे वो पीले फूल। तो यहाँ पे एड्रेस बताया सबसे पहले 2 लाइनों में कवि ने, कि वो जो स्कूल मास्टर का जो स्कूल है उसकी लोकेशन क्या है, यानी पीले फूलों से वो फेंस की हुई है, पीले फूलों से उसकी 4 दीवारी की हुई है, और फूल भी ज़रूरत से ज़्यादा चमकीले हैं। देयर इन हिज नॉइजी मैंसन स्किल्ड टू रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। तो वहाँ पे उसका नॉइजी मैंसन है, उस फेंस के चारों ओर, उस फेंस से घिरा हुआ उसका नॉइजी मैंसन है। नॉइजी मैंसन क्या होता है? शोरगुल से भरा हुआ घर। मैंसन होता है एक विशाल घर, आलीशान घर, बड़ा घर, उसको मैंशन कहते हैं। तो अब क्योंकि वो स्कूल है उसका, तो स्कूल तो मैंशन ही होगा, बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। अरे अरे कहाँ थे तुम? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। There in his noisy mansion skilled to rule the village master taught his little school। तो वहाँ पे उसका नॉइजी मैंशन है, शोर शराबे से भरा हुआ एक घर है, बड़ा सा मकान है, मैंशन है, जहाँ पे वो रूल करता है। कौन रूल करता है? मास्टर, स्कूल मास्टर रूल करता है, यानी उसका शासन चलता है वहाँ पे। वो स्किल्ड भी है इस काम में, यानी रूल करने के मामले में वो स्किल्ड है, कुशल है, दक्ष है एकदम। द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। तो वहाँ पे वो अपने छोटे से स्कूल को पढ़ाता है, टॉट करता है। ए मैन सिवियर ही वॉज, वो आदमी सिवियर था। सिवियर था मतलब सख्त था। सिवियर वो आदमी होता है जो कठोर अनुशासक होता है। एंड स्टर्न टू व्यू, और देखने में भी बड़ा स्टर्न लगता है। स्टर्न का मतलब कठोर लगता है देखने में भी, व्यू का मतलब देखना। आई न्यू हिम वेल, मैं उसको अच्छे से जानता था। एंड एवरी ट्रूएंट न्यू, और हर वो बच्चा जानता था जो क्लास से भागता था। ट्रूएंट वो बच्चा होता है जो क्लास छोड़ के भाग जाता है। आप रहे हो ट्रूएंट कभी? हैं, घनी बार। तो इंग्लिश में एक वर्ड है उन बच्चों के लिए जो क्लास को बंक करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रूएंट। तो वो कहता है मैं उसको अच्छी तरह से जानता था, और हर ट्रूएंट उसको अच्छे से जानता था, हर भगोड़ा बच्चा उसको अच्छे से जानता था। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स लर्नड टू ट्रेस द डेज डिजास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस। वी हैड द बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स, हम कांपते थे उसकी आवाज़ से, उसके थॉट से भी, उसको सोच करके ही हम कांपते थे। बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स का मतलब है जब उसका हमारे दिमाग में उसका ख्याल आता था ना, तो हमें ये लगता था कि वो तो हमें पनिशमेंट ही देगा, कोई न कोई बहाने से हमें मारेगा। तो उसका ख्याल आते ही हम ट्रेम्बलिंग करते थे, कांपते थे। अर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस, और जो मॉर्निंग फेस थे हमारे, हम जब सुबह सुबह जाते थे जिन फेसिस के साथ, उन फेसिस के अंदर डे की डिजास्टर भरी होती थी, यानी उस दिन आने वाली जो विपत्ति है हमारे सामने, वो हमारे चेहरे पे झलकती थी। याद यूद नहीं करके जाते होंगे, पढ़ के नहीं जाते होंगे, तो फिर डर तो लगता ही है। और कई बार ऐसे होते हैं कुछ टीचर जो किसी न किसी बहाने से पिटाई कर ही देते हैं, भले कितना ही कुछ याद हो, उनको तो मौका चाहिए। तो वो जो उनको लगता था कि आज के दिन हमारे लिए ख़राब होने वाला है, या कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है हमारे लिए, वो जो डे की डिजास्टर है, डिजास्टर का मतलब कोई ख़तरनाक काम, कोई विपत्ति वाला काम, कोई मुश्किल काम जो होने वाला है उनके आगे, वो हमारे मॉर्निंग फेस में झलकता था। हम सभी के चेहरों को पढ़ करके ट्रेस कर लेते थे कि कौन बच्चा कितना डरा हुआ है। लर्न टू ट्रेस आया ना, ये ट्रेस का मतलब होता है पता लगा लेना, खोज लेना। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफीटेड ग्ली, कुछ बच्चे तो काउंटरफीटेड ग्ली के साथ हंसते थे। एट ऑल हिज जोक्स फॉर मैनी ए जोक हैड ही, कुछ बच्चे
हमारे टीचर जो कुछ कभी कभी वो जोक सुनाता था, कभी कभी वो मजाक भी करता था, तो उसके जोक पर हंसते तो थे लेकिन नकली हंसी हंसते थे, हंसना पड़ता था, टीचर ने जोक सुनाया है। काउंटरफीटेड का मतलब होता है नकली, जाली, और ग्ली का मतलब होता है खुशी। तो वो जो बच्चे थे, दे का मतलब आया उन बच्चों के लिए जो काउंटरफीटेड ग्ली के साथ हंसते थे उसके जोक पे, क्योंकि उसके पास जोक बहुत सारे थे। फॉर मैनी ये जोक हैड ही, उसके पास बहुत सारे जोक होते थे। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग अराउंड कन्वेड द डिसमल टाइडिंग्स व्हेन ही फ्राउंड। तो बच्चे जो थे वो विस्पर करते थे एक दूसरे के कान में। विस्पर करने का मतलब फुसफुसाना, मतलब इतनी ही आवाज़ में कान में बोलना कि किसी और को ना सुने, बस उसी व्यक्ति को सुने जिसके कान में हम बोल रहे हैं। तो हम विस्पर करते थे, यानी बच्चे विस्पर करते थे। सर्कलिंग अराउंड, चारों तरफ घेरा बना करके अपने विस्पर करते थे। कन्वेड, और बताते थे। डिसमल टाइडिंग, डिसमल टाइडिंग का मतलब बुरी न्यूज़, कि आज इसका मूड खराब है, आज ये पिटाई करने वाला है, आज ये सुनने वाला है, इस तरह की कोई बुरी न्यूज़ सारे बच्चे इकट्ठे होकर के विस्पर करते थे कि आज बच के रहना है, आज मार पड़ेगी। व्हेन ही फ्राउंड, जब जब वो फ्राउन होता था, जब जब उसका मूड खराब होता था। क्योंकि कई बार तो बच्चों को स्कूल में आते ही पता लग जाता है कि आज तो गुरुजी ठीक नहीं है तो आज पड़ेगी लगता है। तो जब भी वो गुस्से होता था तो सभी बच्चे सर्किल बना करके विस्पर करते थे और न्यूज़ शेयर करते थे। वो डिसमल टाइडिंग जो थी, डिसमल टाइडिंग का मतलब बुरी न्यूज़ जो थी, वो कन्वे करते थे, वो शेयर करते थे। येट ही वॉज काइंड, परंतु वो कभी कभी काइंड भी था, ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही वो सख्त था। और इफ़ सिवियर इन ऑट, कभी कभी वो किन बातों में सिवियर होता था। ऑट का मतलब किन्हीं किन्हीं बातों में सिवियर होता था, काइंड भी था। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, और उसका जो फॉल्ट था वो सिर्फ एक यही था कि वो बहुत ज़्यादा लर्निंग को पसंद करता था। वो विद्वान बहुत था और हमेशा नया कुछ न कुछ नया सीखने की, सिखाने की कोशिश करता रहता था। यही उसका हमें एक फॉल्ट नज़र आता है कि इतना भी नहीं होना चाहिए। बोर का मतलब धारण करना, बेयर की सेकंड फॉर्म है ये। बेयर कोई चीज़ को सहना, धारण करना। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, तो इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट दैट ही वॉज सिवियर, द फॉल्ट वॉज ऑफ हिज लव ऑफ लर्निंग। तो उसका ये फॉल्ट नहीं था कि वो इतना सख्त था। वो इतना सख्त क्यों था? क्योंकि वो पढ़ाई से बहुत प्यार करता था। तो जब उसके बच्चे पढ़ते नहीं थे तो फिर उसको गुस्सा आ जाता था। तो उसका फॉल्ट हम ये नहीं कह सकते, हालांकि वो काइंड भी था। क्योंकि हम कहते हैं ना, कोई भी टीचर खुशी से बच्चे को नहीं मारता, है ना। उसको मज़ा नहीं आता है किसी भी टीचर को मारने में, लेकिन वो बहुत दिल से पढ़ाए, बहुत ही मेहनत से पढ़ाए, और उस बच्चे को कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, बच्चों का ध्यान ही ना हो, तो फिर कई जो टीचर होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, फिर वो गुस्सा आ जाता है उनको। लेकिन जब वो मारते हैं तो ये नहीं है कि कोई दुश्मनी निकाल रहे हो या अपने मज़े के लिए मार रहे हो, दुख तो खैर शायद उनको भी होता होगा। तो यही बात कह रहा है कि वो काइंड था, लेकिन उसका बस फॉल्ट यही था कि वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, और जो पूरा गांव था उनको पता था कि वो कितना जानता है, उसको कितना नॉलेज है। डिक्लेयर का मतलब सभी लोग बात करते थे आपस में कि वो बहुत जानकार आदमी है। इट वॉज सर्टेन ही कुड राइट एंड साइफर टू, ये टी वॉज है ना, इट वॉज है, ये इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म है, ऊपर ये कोमा लगा दिया। हाँ, तो इट वॉज बोल सकते हो आप, टवॉज भी बोल सकते हो। इट वॉज सर्टेन, यह बात तो सर्टेन थी, पक्की थी कि वो लिख सकता था अच्छा, यानी वो अच्छा लेखक था, और साइफर भी कर सकता था। साइफर करने का मतलब गुप्त बातों को समझ लेना, संकेतों को समझ लेना। तो कई बार कुछ चीज़ें होती है वो संकेतों में लिखी होती है, गुप्त शब्दों में लगी होती है, तो उसको भी पढ़ लेता था, वो साइफर कर सकता था। लैंड्स ही कुड मेजर, और उसके अंदर और भी काफ़ी थे गुण, उसके अंदर और भी काफ़ी थे। वो लैंड्स को मेजर कर सकता था, यानी ज़मीन को नाप सकता था। टर्म्स एंड टाइड्स प्रीसेज, और भविष्यवाणी कर सकता था मौसम की। टर्म्स एंड टाइड्स का मतलब है वेदर एंड सीजन, यानी मौसम किस प्रकार का होने वाला है, बरसात होगी कि नहीं होगी, ये भी वो बता देता था। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, और एक तो ये बात भी चलती थी, ये भी स्टोरी थी गांव में, यानी ये भी कहानी थी कि वो गेज भी कर सकता है। गेज का मतलब होता है नापना, वैसे तो चीज़ों को नापना, कौन सी
कौन सी टंकी में कितना पानी आएगा, इस तरह की बातें, किस मकान को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, इस तरह के अनुमान लगाने में वो गेज कर सकता था। इन आर्ग्यूइंग टू, और जब कभी बहस होती थी, वो डिबेटर भी था अच्छा, यानी बहस भी अच्छी कर लेता था आर्ग्यूइंग में। द पार्सन ओन्ड हिज स्किल, तो गांव का जो पार्सन था वो भी उसकी स्किल को मानता था कि ये बहुत अच्छा आर्ग्यूर है। पार्सन आप ये मान सकते हो गांव का विद्वान आदमी जो चर्च में रहता है। चर्च में कई लोग रहते हैं, फादर होते हैं ना, जो फादर के साथ एक पार्सन भी होता है, उसको पुरोहित कह सकते हैं। अपने गांव के पुरोहित को हम किसको कहते हैं, जो पंडित हो, जो विद्वान हो, तो पार्सन यहाँ कह सकते हैं। गांव का जो पुरोहित था वो भी उसके स्किल को मानता था। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, और जब वो कभी कभी बहस में हार भी जाता था तो भी वो आर्ग्यू करता रहता था, हार मानता नहीं था अपनी। मतलब पता लग गया अभी इसके पास अब जवाब तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलता रहता था, फिर भी हार नहीं मानता था। वाइल वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ एंड थंडरिंग साउंड, और जब वो बहस करता था तो वो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता था और ऊंची आवाज़ में बोलता था। यानी जब हिंदी में जब हम मान लो बहस करते हैं तो कभी कभी कोई आदमी संस्कृत के श्लोक सुनाने लग जाए, है ना, फिर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है, तो वो फिर इस बात पे आ जाता था। वो ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करता था कि सामने वाले को फिर कुछ समझ नहीं आता था ये बोल क्या रहा है। जैसे हमारी हिंदी संस्कृत से बनी हुई है ना, वैसे इंग्लिश में लैटिन का बहुत प्रभाव है। लैटिन भाषा से इंग्लिश डेवलप हुई है, तो फिर वो लैटिन शब्द यूज़ करने लग जाता था। तो लैटिन वाले को और ज़्यादा विद्वान माना जाता था उस समय कि इसको तो लैटिन भी आती है। जैसे अब कोई संस्कृत में बोलने लग जाए या इंग्लिश में बोलने लग जाए हिंदी में बात करते करते, तो फिर हम सोचते ना ये तो विद्वान आदमी है, तो वो वैसा करता था। अमेज्ड द गेजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड, तो आसपास जो रस्टिक्स होते थे, आसपास जो गांव के आम लोग होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो उनको अमेज कर देता था, उनको हैरान कर देता था। क्योंकि जो बहस कर रहा होता है उसको तो पता है भी इसके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, लेकिन जो आसपास जो लोग सुन रहे होते हैं वो ऐसी ऐसी भाषा यूज़ करता है कि वो उनको समझ नहीं आती, और वो ये सोचते हैं कि अब ये जीत रहा है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है कि उनकी समझ से परे है वो, तो उनको वो अमेज कर देता था। एंड स्टिल दे गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रू, और वो फिर गेज करते रहते, गेज का मतलब देखते रहते टकटकी लगा करके, और उनकी जो वंडर है, उनकी जो हैरानी है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, और उनके अंदर ये हैरानी बढ़ती रहती कि इतने छोटे से हेड के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं। यानी उसका सिर छोटा है, ये इतना मतलब नॉलेज कैसे है इसको, इसका सिर तो छोटा सा है, इतना जानता कैसे है। बट पास्ट इज़ ऑल हिज फेम, परंतु अब वो दुख प्रकट करके कहता है कि उसकी जितना भी फेम था, जितनी भी प्रसिद्धि थी, वो सब अब पास्ट हो गया है, वो बात बीत गई है। द वेरी स्पॉट वेयर मैनी ए टाइम ही ट्रायम्फ्ड इज़ फॉरगॉट, और वो जगह, वो स्पॉट जहाँ पर वो जीता करता था, ट्रायम्फ मतलब जीतना, जहाँ पर वो जीता करता था वो जगह तो फॉरगॉट हो गई है, वो जगह तो लोग अब भूल गए हैं। यानी वो टीचर या तो अब हो सकता है मर गया हो, या हो सकता है वो स्कूल छोड़ के चला गया हो, क्योंकि वो विलेज ही ख़त्म हो गया था, विलेज ही डेजर्टेड हो गया था, उस गांव से लोग पलायन कर गए थे, सारे विलेज खाली हो गया था, तो फिर स्कूल कैसे चलने वाला था। तो हो सकता है वो भी टीचर भी वहाँ से कहीं चला गया। तो ये जो पॉइंट है, जब इसने उस गाँव का दौरा किया, जब वो डेजर्टेड हो गया था, जब लोग वहाँ से जा चुके थे, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था, तो वहाँ एक स्कूल के आगे से जब गुजर रहा होता है तो स्कूल का जिक्र करता है और मास्टर के बारे में चीज़ें बताता है इस पूरी बड़ी सी पोइम के अंदर। ओके, आसान थी वैसे पोइम, तो कुछ एक वर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए, वो आप देख लेना, समझ में आ जाएंगे आपके। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अपने, आप पढ़ दो, कौन पढ़ेगा, पढ़ दो। The village schoolmaster who ran his little school was a severe डिसिप्लिनियर। डिसिप्लिनियर कौन होता है, अनुशासन, हाँ, जो अनुशासक होता है, अनुशासन पसंद होता है, वो तो बड़ा सिवियर डिसिप्लिनियर था। सिवियर का मतलब बड़ा ही सख्त अनुशासक था वो छोटा सा स्कूल चलाता था। The students were afraid of him and were sufficiently clever to access from his face whether that day would bring any misfortune or not. हाँ, स्टूडेंट्स अफ्रेड थे उससे, यानी उससे डरते थे, और क्लेवर भी थे स्टूडेंट, चतुर भी थे। वो उसके चेहरे को देख करके अंदाज़ा लगा लेते थे आज क्या होने वाला है, आज कौन सा मिस फॉर्चून वो सामने करने वाले हैं, आज कौन से दुर्भाग्य का वो शिकार होने वाले हैं। In spite of his strictness, the schoolmaster was jolly. जॉली था, स्ट्रिक्ट तो था लेकिन जॉली भी था। जॉली कौन होता है,
जो हंसी मजाक पसंद करता है। हाँ The children laughed at his joke with pretended joy. हाँ, बच्चे उसके जोक पे हंसते थे विद प्रीटेंडेड जॉय, दिखावटी जॉय के साथ हंसते थे। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, बहाना भी होता है, दोनों ही होते हैं। If they noticed any sign of anger of his face, they would spread the news throughout the classroom. हाँ, और अगर वो कभी उसके चेहरे पे गुस्सा देखते तो सभी बच्चे इस न्यूज़ को पूरी क्लासरूम में फैला देते कि आज गुस्सा है। The schoolmaster was in reality a kind-hearted person. हाँ, लेकिन रियलिटी में वो कैसा था? दयालु था। His only fault was his excessive love for learning. उसका फॉल्ट क्या था? हाँ, कि वो जानता, वो लर्निंग का बड़ा हाई प्रेमी था वो। He would write work out some survey land forecast and time and tide and measure the content of a वेसल, तो वो क्या क्या कर सकता था? राइट कर सकता था, सम्स को वर्कआउट कर सकता था, यानी गणित में अच्छा था, लैंड को सर्वे कर सकता था, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी कर सकता था, टाइम की और टाइड की, टाइड का मतलब मौसम से ले सकते हो आप, वैसे ज्वार भी होता है, और किसी वेसल को कंटेंट को मेजर कर सकता था। वेसल होता है एक बड़ा सा बर्तन, और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो उसके अंदर सामान है, उसको माप सकता था दूर पहले से ही, मतलब बाहर से ही गेज कर सकता था। गेज आया था ना वर्ड। आगे He was a master at argument too. He used verbose word when he talked, and the simple village people would गोक, break गोक एट हिम, गोक का मतलब हैरानी से देखना। तो वो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट में भी मास्टर था, और वो वर्बोस वर्ड्स यूज़ करता था। वर्बोस वर्ड्स वो होते हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे वो शब्द होते हैं जो आम आदमी जिनको समझ नहीं पाता, तो उनको वर्बोस कहते हैं। तो सिंपल विलेजर के सामने वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करता था कि वो बेचारे हक्के बक्के होकर के उसको देखते रहते थे। They were amazed that such a small head could hold such an enormous hoard of इनॉर्मस होल्ड ऑफ नॉलेज, तो वो हैरानी करते थे कि इसे छोटे से सर के अंदर इतना सारा ज्ञान आ कैसे गया। आगे पढ़ दो। idol of the poem. Core meaning. The village goldsmith is writing about is called ओबर्न, ये उस विलेज का नाम है, द डेजर्टेड विलेज जिसमें से लिया गया ना, ये उस विलेज का नाम ओबर्न रखा उसने। It is not a real village but an imaginary ideal one. हाँ, तो ये विलेज कैसा है? Ideal. इमेजिनरी है और आइडियल भी है। Others should. एक तो काल्पनिक है और दूसरा एक सबसे मतलब जैसा अच्छा गांव होना चाहिए वैसा गांव है वो। It is possible one of the village he had observed as a child and a young man in Ireland and England. हाँ, तो यह बात हो सकती है ऐसी कि शायद उसने इस तरह का कोई गांव देखा हो, तो उसके मन में ये बात बैठ गई और उसने ओबर्न नाम रख करके कविता भी लिख दी फिर। Returned to the village that he knew as vibrant and alive and fine with desert and overgrown. हाँ, तो गोल्डस्मिथ जब ऐसे किसी विलेज को कभी गया होगा वो, जिसको उसने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा खुशहाल था और अब वो एकदम डेजर्टेड हो गया है, सुनसान हो गया है। तो अलाइव का मतलब जिंदा, खुशनुमा, खुशहाल। वाइब्रेंट एंड अलाइव, वाइब्रेंट का मतलब जोशीला और अलाइव का मतलब जिंदा। तो अब वो विलेज अलाइव नहीं रहा ना, अब विलेज मर गया बेचारा, क्योंकि वहाँ चले गए लोग वो। The setting of the particular passage is described in the first 3 lines. हाँ, पहली 3 लाइन में तो सेटिंग बताई गई है। The goldsmith discussed the character of the schoolmaster himself. In his appearance, he is very severe and stern. The reader would be suppose him humorless expect humorless का मतलब जो सीरियस हो, जो मजाक पसंद ना हो, उसको ह्यूमरलेस कहते हैं। except that he likes to tell jokes. When Goldsmith says the boarding Tremblers learned to trace the day's disaster in his morning face, the reader comes to understand that the schoolmaster does not mince his word. mince his word का मतलब वर्ड्स को छुपा के रखना, कहना कुछ और करना कुछ, इस तरह का आदमी नहीं था वो। जो बात दिल में होती थी वो बोल देता था। In the last 2 lines he तभी तो वो शुरू में ही उसके फेस को देख करके समझ जाते थे कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और फेस पे कुछ और चल रहा हो।
अगर दिमाग में उसके गुस्सा है, उसका मूड खराब है, तो फेस से जाहिर हो जाता था उसके। In the last two lines, he indicates that the schoolmaster was no more. हाँ, लास्ट वाली लाइनों में पता लगता है कि स्कूल मास्टर अब नहीं रहा। All of his fame has gone. क्लियरली तो नहीं पता लगता, हो सकता है वो छोड़ के चला गया हो, या हो सकता है मर गया हो, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि फॉरगॉट हो गया, भुला दिया गया उसको। All of his fame has gone, and the schoolhouse once widened is no longer in use. आप फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाओ। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है ना, वो अपने पढ़ लेते हैं। द वन विच हैव बीन यूज इन दिस पोइम्स आर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता ही है, वर्ड की शुरुआत में जो सेम ही साउंड की शुरुआत होती है, जैसे टर्म्स एंड टाइड्स, रस्टिंग, रैंग्ड, तो आर आर रे की साउंड है, पहली में टे की है। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है? जब 2 या 3 लाइनें एक ही शब्द से शुरू होती हैं, उसको एनाफोरा कहते हैं। फुल वेल दे लाव्ड, फुल वेल द बिजी, ये आप लाइन इसमें ढूंढोगे तो मिल जाएगी, जो फुल से शुरू हो रही है दोनों लाइनें। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, इट इज़ ए पार्ट टू होल। द स्कूल मास्टर पार्ट इज कंपेयर टू द विलेज, तो एक पार्ट की तुलना पूरे होल से की जाती है, क्योंकि स्कूल मास्टर भी उस विलेज का ही एक पार्ट था, तो ये एनालॉजी हो गई। इमेजरी, इमेजरी मैंने आपको बताई थी कि राइटर हमें फील करवा सकता है कि हम देख रहे हैं, राइटर में ये फील करवा सकता है कि हम सुन रहे हैं, राइटर में ये फील करवा सकता है कि हम सूंघ रहे हैं, राइटर एक ये भी फील करवा सकता है कि जैसे हम टेस्ट कर रहे हों, और ये भी फील करवा सकता है कि हम छू रहे हों। 5 तरह की इमेजरी होती है, क्योंकि हमारे सेंस कितने हैं? 5 सेंस है ना, तो राइटर्स हमारे सेंसेस को प्रभावित करता है, हमारे सेंसेस को जगा देता है, ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को इमेजरी कहते हैं। ज़्यादातर विजुअल इमेजरी यूज होती है, बाकी और भी इमेजरी हैं जो यूज, जैसे इसमें है सेटिंग बेस्ड इमेजरी, स्टैगलिंग फेंस। अब स्टैगलिंग फेंस जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे सामने एक चित्र सा उभर आता है कि किस तरह की फेंस होगी, टेढ़ी मेढ़ी, तिरछी तिरछी। इसी तरह से नॉइजी मेंशन, नॉइजी मेंशन सुनते हमारे दिमाग में शोरगुल सा आ जाता है कि किस तरह का, जैसे हम कहीं स्कूल के आगे से निकलते हैं तो शोर सुनते हैं ना, तो वैसा सा शोर हमारे दिमाग में आ जाता है। लिटिल स्कूल, छोटा स्कूल, ये विजुअल हमारे सामने आ जाती है चीज़। इंटेलेक्चुअल इमेजरी भी है, लैंड्स, टर्म्स एंड टाइड्स, स्मॉल हेड। रेटोरिकल लिंग्विस्टिक इमेजरी, वर्ड्स, जोक, स्टोरी, राइमिंग कपलेट्स, पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स, स्पॉट एंड फॉरगॉट। एंड स्पॉट, स्टॉप्ड लाइन, पंक्चुएशन, ये तो इतना आपके काम का नहीं है। सिजोरा आपको बताया था मैंने, सिजोरा क्या होता है? स्पेलिंग में तो CA है, लेकिन बोलते सिजोरा ही है इसको। जब लाइन के बीच में ब्रेक आ जाए, विश्राम आ जाए, थोड़ा पॉज आ जाए, तो हम उसको सिजोरा कहते हैं। जैसे ये ना, येट ही वॉज काइंड, अब बीच में ये आ गया ना सेमीकोलन, थोड़ा ज़्यादा रुकना है, ये हो गया पॉज। और इफ सिवियर इन ऑट, स्पीकर की टोन कैसी है? लव्स द स्कूल मास्टर, तो बोलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि हमें लगता है कि वो राइटर उससे प्यार करता है, अपने स्कूल मास्टर से। पोइम इज ए डेडिकेशन टू हिम, और ये जो पोइम है उसके प्रति समर्पित है। एनालॉजी वैसे तो आप ये मान सकते हो सिमिलैरिटी, तुलना, लेकिन यहाँ इसमें बताया गया है